हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिव्य करियर। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में आई एम गोइंग टू डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम व्हिच वाज आस्क्ड लास्ट ईयर इन नवंबर 2025 एग्जाम। सो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ आवर प्रीवियस ईयर क्यू सेशंस। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं। अगर आपका मिस हो गया है तो आपको आईएफएस की प्लेलिस्ट बनी है फॉर 2026, वहां पर मिल जाएगा। इसके अलावा आईएफएस के बहुत सारे यूट्यूब पे हमने वीडियोस भी डाल रखे हैं यूनिट वाइज, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। So before proceeding with the session, I request you all to subscribe our channel as well as press the bell icon to get the timely notification of all the videos. साथ में इन सभी वीडियोस की पीडीएफ्स के लिए फॉर ऑल द जेआईबी रिलेटेड अपडेट्स क्विज डू जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन पहले रीड करते हैं। केस स्टडी आई है, वो देखते हैं। A luxury brand launched a limited editions handbags priced at rupees 2 lakhs each. When the price rose to rupees 3 lakhs, the demand also increased among high income customers. Based on this case, answer the following questions. So, केस है जिसमें कि एक लग्जूरियस हैंडबैग्स वगैरह लॉन्च किए गए जिसकी प्राइस 2 लाख थी, और जब कंपनी ने इसकी प्राइस और बढ़ा दी 3 लाख कर दी, तो जो हाई इनकम कस्टमर्स थे उसमें इसकी डिमांड और बढ़ गई। तो इसी पर ये क्वेश्चंस है। The goods described in above case are known as dash. Options are Giffen goods, inferior goods, Veblen goods, necessity goods. So हमने पार्ट 1 में आपकी केस स्टडी करी थी बेस्ड ऑन जिफन गुड्स, क्योंकि जिफन गुड्स पे भी केस स्टडी आई है, और यहाँ पर आंसर आपका विबलन गुड्स है, विच इज ऑप्शन सी। विबलन गुड्स पे भी आपकी सेपरेट केस स्टडी आई हुई है। सो विबलन गुड्स भी आपके जो होता है, इट वर्क्स अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जैसे किसी गुड्स का प्राइस अगर बढ़ता है तो फिर डिमांड कम होती है, बट वहीं जो विबलन गुड्स है या जिफन गुड्स है ये वर्क करते हैं अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड। इनका अगर प्राइस बढ़ता है, विबलन गुड्स की अभी हम खासकर बात कर रहे हैं, तो फिर इसकी डिमांड क्या है, बढ़ेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका डिमांड कौन करता है? हाई इनकम कंज्यूमर्स करते हैं, तो वो ये लग्जूरियस आइटम्स को बाय करते हैं विच एक्ट एज अ सोशल स्टेटस सिंबल फॉर देम, क्योंकि ये इनको एक एक्सक्लूसिविटी का फील करवाता है कि भाई ये बहुत लिमिटेड एडिशन के बैग्स है, हर किसी के पास नहीं है, तो वो लोग 3 लाख में भी खरीदने को रेडी हो जाते हैं। बट एक ऐसा पॉइंट आता है कि जहां पर अगर इसका प्राइस और फर्दर इंक्रीज कर दिया जाए तो फिर ये कस्टमर फिर खरीदते नहीं है, फिर वो उसके दूसरा जो और लग्जूरियस उसका ऑल्टरनेटिव है उसको परचेज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके विबलन गुड्स होते हैं जो कि लग्जूरियस एक्सपेंसिव गुड्स होते हैं, और उनकी यूटिलिटी उतनी नहीं होती है, बट क्योंकि वो आपको एक सोशल स्टेटस का सिंबल होते हैं, इसीलिए इनका प्राइस बढ़ने पर भी हाई इनकम कस्टमर्स में इनकी डिमांड बढ़ जाती है। Second question is, which of the following best describes the effect of above goods on the demand graph? Option A, a perfectly horizontal demand curve indicating infinite elasticity. Option B, downward sloping curve where price and quantity are inversely related. Option C, a portion of demand curve that slopes upward to the right. Option D, a vertical line indicating demand is independent of price. तो इनका क्या हो रहा है, प्राइस के साथ डिमांड बढ़ रही है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जहां पर इनका जो डिमांड कर्व है दैट विल स्लोप अपवर्ड टू द राइट। इस तरीके से विद द इंक्रीज इन द प्राइस देयर डिमांड इज आल्सो इंक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम ट्रेड ट्रांजेक्शंस आर टिपिकली प्रोसेस्ड ऑन विच बेसिस? ऑप्शन है विद रिकोर्स टू एमएसएमई सेलर, ऑप्शन बी विदाउट रिकोर्स टू एमएसएमई सेलर, ऑप्शन सी बेस्ड ऑन फिजिकल कोलेटरल ओनली, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब जो ट्रेड सिस्टम होता है, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, इसमें जो एमएसएमईज होते हैं, इन्होंने जो भी सामान क्रेडिट पे बेचा होता है, मान लीजिए इन्होंने उधार पे सामान गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को बेचा है, किसी पीएसयू को बेचा है, या फिर हो सकता है किसी बड़े कॉर्पोरेट बायर को बेचा है, तो अब ये इनको क्या है, तुरंत इमीडिएट पेमेंट नहीं मिल जाता है। जो भी ये सामान को सेल करते हैं, ये लोग क्रेडिट पे सेल करते हैं, इसके अगेंस्ट में क्या है, इनवॉइस रेज करा है। तो अब लेकिन एमएसएमई को क्या है, जो एमएससी यूनिट्स है जिन्होंने क्रेडिट पे सामान बेचा, अगर उनको इमीडिएट पेमेंट की रिक्वायरमेंट है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेड सिस्टम पे अपनी ये इनवॉइसेस को क्या है इस पे अपलोड करते हैं।
जिसपे डिफरेंट फाइनेंसर्स होते हैं जो कि बैंक्स, एनबीएफसी इसके अगेंस्ट बिडिंग करते हैं और इसके अगेंस्ट उनको इमीडिएट पेमेंट मिल पाता है। सो दिस इज विदाउट रिकोर्स। विदाउट रिकोर्स का मतलब हो गया जो अब ड्यू डेट होगी, अगर जो ये ओरिजिनल बायर है, मान लीजिए अगर इसने डिफॉल्ट कर दिया इन द रीपेमेंट, तो जो भी फाइनेंसर है, बैंक्स है, जिसने भी लोन दिया है एक तरीके से या फाइनेंस किया है अगेंस्ट दिस इनवॉइसेस टू दिस एमएसई, अब इसके अगेंस्ट में प्रोसीड नहीं कर सकते वो, ठीक है। सो दिस इज विदाउट एनी रिकोर्स टू द एमएसएमई सेलर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। ऑप्शन है अपग्रेडिंग एन एग्जिस्टिंग थर्मल पावर प्लांट, ऑप्शन बी एक्वायरिंग अ क्लोज टेक्सटाइल मिल टू स्टार्ट अ न्यू गारमेंट लाइन, ऑप्शन बी building a highway on a completely new stretch of uninhabited land, ऑप्शन डी expanding the capacity of an existing airport terminal। सो देखिए ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स और ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। ग्रीन फील्ड वो होते हैं जो हम लोग एकदम नया नया स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द स्क्रैच, तो वो ग्रीन फील्ड में आते हैं। ब्राउन फील्ड जहां आप एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को ही आप कुछ मॉडर्नाइज कर रहे हो, रेनोवेट कर रहे हो, एक्सपैंड कर रहे हो, तो दैट कम्स अंडर ब्राउन फील्ड। तो इसका कौन सा सही ऑप्शन है जो ब्राउन फील्ड में नहीं आता, ग्रीन फील्ड में आता है? ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ आप एकदम ही नई लैंड है जिसपे कोई नहीं रह रहा, वहां पर आप एकदम नया हाईवे बना रहे हो, सो दैट कम्स अंडर द ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स व्हेन एनालाइजिंग अ नेशनल इकोनॉमी। ऑप्शन है इट इज ओनली द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल और यूनिट विच डज नॉट प्रोवाइड कंप्लीट पिक्चर ऑफ होल इकोनॉमी, ऑप्शन बी it is based on some assumptions such as perfect competition and full employment which are unrealistic, option C it fails to provide a comprehensive picture of aggregate variables like inflation, unemployment and national income, option D all of the above। तो देखिए इकोनॉमिक्स की आपकी दो ब्रांचेस होती है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। सो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो किससे डील करती है, वो डील करती है इंडिविजुअल कंज्यूमर से, छोटे फर्म्स, हाउस होल्ड, इनसे इस पे वर्क करती है। ओके कि इनको एग्जामिन करती है कि कैसे इनका जो डिसीजन होता है रिगार्डिंग द कंजम्पशन ऑफ एनी गुड्स वो इफेक्ट करता है डिमांड एंड सप्लाई को, और फिर डिमांड एंड सप्लाई इम्पैक्ट करता है प्राइसेस को। तो ये क्या होती है, पूरी इकोनॉमी को एज अ होल नहीं कंसीडर करती है। इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सब चीजों का पता हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं लगा पाते हैं। ये सारी ही इसकी लिमिटेशंस है। ऑल ऑफ दी अबव इज द राइट आंसर। ये सिर्फ इंडिविजुअल और छोटी यूनिट को एग्जामिन कर रही है, बड़े लेवल पे नहीं काम कर रही है। ये अब कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड होती है कि मार्केट में क्या परफेक्ट कंपटीशन है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, जो कि एक अनरियलिस्टिक कंडीशंस होती है, और साथ में कंप्लीट पिक्चर नहीं प्रोवाइड करती है अपनी पूरी इंडियन इकोनॉमी की, नेशनल इकोनॉमी की रिलेटेड इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम। इसको कौन डील करती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इसके बारे में स्टडी करती है। नेक्स्ट है अंडर आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इज स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एम्बिट ऑफ स्कीम। याद रखिए आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम एक नई आई है 2026 में, जो कि लागू होगी आपकी अराउंड जुलाई में शायद। तो उसके अंदर में बहुत सी चीजें चेंजेस हुए हैं, वो आपको पढ़ के जाने, उसपे से शायद डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। खासकर जो मेजर चेंजेस हुए हैं 3 पॉइंट्स अभी हम आपको बता देंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें पूछा है कि इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम में कौन सी एनबीएफसी कवर नहीं होती है, ओके, जो कि एक्सक्लूडेड है। ऑप्शन है डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज, ऑप्शन बी नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज विद एन एसेट साइज ऑफ 100 crores and above having customer interface, ऑप्शन सी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ऑप्शन डी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। सो कौन सी इसमें एक्सक्लूडेड है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। बाकी सारी जो भी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज हैं वो आपके इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन में आएंगी। जो भी नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, जिनका असेट साइज 100 करोड़ या उससे ऊपर का है, किसी भी तरीके से कस्टमर डीलिंग कर रही है, वो इसमें कवर होती है। साथ में क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज भी इसके अंदर में आती है।
अब ये आपकी लिस्ट है जो आप पीडीएफ में पढ़ सकते हो। एक्सक्लूजन में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनीज, या फिर जो एनबीएफसी लिक्विडेशन में, ये सब एक्सक्लूडेड है। अच्छा, अभी हम आपसे बात कर रहे थे रिगार्डिंग आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम जो नई 2026 में आई है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स है जिनमें आपको जरूर से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक तो है जो उसमें कॉन्सिक्वेंशियल लॉस जैसे कस्टमर को हो जाता था, तो उसमें जो कंपनसेशन लिमिट है वो इंक्रीज करके अब 30 लाख कर दी गई है, जो पहले लिमिट 20 लाख की थी। साथ में जो एडिशनल मेंटल हैरेसमेंट पे जो ₹1 लाख तक मिलता था वो भी इंक्रीज करके 3 लाख कर दिया है। और इसमें जो लिमिटेशन पीरियड है वो रिड्यूस कर दिया है। पहले था कि 30 डेज के बाद कस्टमर के पास 1 ईयर रहता था टू प्रोसीड टू दिस आरबीआई ओम्बड्समैन, अब ये रिड्यूस करके 90 डेज कर दिया। मतलब 30 डेज जब एक्सपायर हो जाएंगे, बैंक से कोई सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उसके बाद कस्टमर के पास सिर्फ 90 डेज का समय रहेगा आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ 30 डेज, ठीक है, कि वो आरबीआई ओम्बड्समैन में कंप्लेन कर सके। पहले ये लिमिट 1 ईयर की थी। तो मेन तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, जो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2026 में आया। और भी चेंजेस आए जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, बट ये 3 आप खासकर फैक्चुअल डेटा बेस्ड है, तो इस पे आपके जरूर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो तीनों पॉइंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वेंचर कैपिटल इज फॉल्स? ऑप्शन है, वेंचर कैपिटलिस्ट टिपिकली इन्वेस्ट इन अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स विद हाई ग्रोथ पोटेंशियल। Option B, VC funding is mainly in the form of debt financing. Option C, venture capitalists do not participate in the day-to-day management but aids and guides the management. Option D, VC investments are high risk and high return opportunities. So VC investment से related कौन सा एक statement false है? ऑप्शन बी फॉल्स है। जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं न्यू स्टार्टअप्स पे जिनका कि उनको लगता है अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है, ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। बट ये फंडिंग मेनली प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी सपोर्ट, ये शेयर्स ले लेते हैं उन कंपनीज के, ठीक है, और वो लोग मान के चलते हैं कि भाई इनका वैल्यूएशन काफी स्ट्रांग हो जाएगा, फिर ये एग्जिट कर देंगे जब वो कंपनी आईपीओ में जाएगी या फिर कोई दूसरा इसको एक्वायर कर लेगा तब ये एग्जिट कर देंगे। सो ये इक्विटी बेस्ड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। डेट बेस्ड होता है लोन के फॉर्म में, तो मेनली ये लोन ना देके इक्विटी बेस्ड सपोर्ट देता है लोन, तो ये लोग फिर बैंक से भी ले लेती कंपनीज, ठीक है। और ये डायरेक्टली डे टू डे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, बट ये अपने एक्सपर्टीज है, स्किल्स है, वो शेयर करते हैं मैनेजमेंट के साथ, तो उनको गाइड करते हैं, एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बट डे टू डे में कैसा काम चल रहा है ऑपरेशंस मैनेजमेंट वो नहीं देखते। जो इन्वेस्टमेंट्स होता है दीज आर वेरी हाई रिस्क, क्योंकि भाई वो न्यू स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो साथ में इट ऑल्सो हैज हाई रिटर्न अपॉर्चुनिटीज, तो बाकी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। नेक्स्ट है, इन अ ट्राई पार्टी रेपो ट्रांजेक्शन व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ट्राई पार्टी एजेंट? ऑप्शन है, टू एक्ट एज अ प्राइमरी लेंडर ऑफ फंड्स टू बोरोवर। ऑप्शन बी, टू गारंटी दैट मार्केट प्राइस ऑफ कोलेटरल विल नेवर फॉल। Option C, to provide intermediary services such as collateral selection, custody and settlement between the two parties. Option D, to set the monetary policy rates for the entire repo market. So एक होता है आपका नॉर्मल रेपो ट्रांजेक्शन जिसमें एक बोरोवर होता है, एक लेंडर होता है, जहां पर एक कोलेटरल सिक्योरिटी के अगेंस्ट में लेंडिंग बोरोइंग करी जाती है। जब हम ट्राई पार्टी रेपो की बात करते हैं तो यहाँ पर इन एडिशन टू लेंडर एंड बोरोवर यहाँ पर एक थर्ड पार्टी भी होती है जो कि इंटरमीडिएट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि सूटेबल कोलेटरल को सेलेक्ट करना एज पर द जो बोरो किया जा रहा है उसको कस्टडी में अपने रखना, सेटलमेंट करना कि भाई सिक्योरिटीज और अमाउंट का सेटलमेंट हो जाए, मार्क टू मार्केट इंश्योर करना, मार्जिन के लिए कॉल करना, ठीक है, तो ये सारा काम ये लोग कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मेन जैसे आपका CCIL है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, जो ट्राई पार्टी एजेंट का काम करती है, और NSDL भी है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज नॉट क्लासिफाइड एज सनराइज सेक्टर इन द करेंट इंडियन इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट? सो ऑप्शन है, ग्रीन एनर्जी, ऑप्शन बी सेमीकंडक्टर एंड चिप डिजाइनिंग, ऑप्शन सी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन डी स्पेस इकोनॉमी। इनमें से कौन सा इंडस्ट्री सनराइज सेक्टर में नहीं आएगी? ऑप्शन सी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इज द राइट आंसर।
तो सनराइज सेक्टर वो होते हैं जो कि अभी इन्फेंट स्टेज पे है, जिनमें लेकिन बहुत ज्यादा हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। अभी इंडिया ने उसमें क्या अपना फुल पोटेंशियल नहीं रियलाइज किया है, अभी उसमें काफी इनोवेशन हो सकता है और हाई ग्रोथ चांसेस है, जैसे कि ग्रीन एनर्जी, रेन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग, स्पेस इकोनॉमी, फिनटेक। ये सब क्या है, सनराइज सेक्टर का काम, सनराइज सेक्टर्स में आते हैं। टेक्सटाइल, ये तो पुराने ट्रेडिशनल सेक्टर हो गए, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट, स्टील, ये सब आपके सनराइज सेक्टर में नहीं आते। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द लेंडिंग फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ऑप्शंस है प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू डेवलपिंग नेशंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाइक डैम्स एंड रोड्स। Option B, providing temporary financial assistance to member countries to help ease their balance of payment difficulties. Option C, acting as a global central bank which dictates the internal tax policies of all the sovereign nations. Option D, issuing a single global currency to replace the US dollar and euro in international trade. जो IMF है वो मेन काम क्या करती है, उनका मेन काम होता है इंश्योर करने का ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, यही इनका मेन काम होता है। अब जो डिफरेंट कंट्रीज है जिनका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया, वो कब हो जाता है, जब उनका इंपोर्ट बिल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इन कंपेरिजन टू एक्सपोर्ट बिल। अब फॉरेन रिजर्व्स उनके पास बचते नहीं अपने इंपोर्ट को फाइनेंस करने के लिए। ऐसा इंडिया के साथ हो गया था जब उसने BOP क्राइसिस फेस करी थी 90s, तब उसने IMF से लोन मांगा था, जिसके अगेंस्ट IMF ने स्ट्रिक्ट कंडीशंस भी रखी थी कि इंडिया को काफी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, जिसके बाद इंडिया ने LPG लाया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ओके, जिससे कि इंडिया की इकोनॉमी और ज्यादा ओपन अप हो और ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड हो सके। ओके, सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो मेनली इसका लोन रिलेटेड क्या काम होता है कि टेम्पररी बेसिस पे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, जिससे कि जो मेंबर कंट्रीज अगर BOP क्राइसिस फेस कर रही है सो उसको वो लोग अच्छे से उससे बाहर आ सके। ओके, और बाकी मॉनिटर करती है पूरे इंटरनेशनली मॉनिटरी सिस्टम को। ओके, BOP इश्यूज के समय हेल्प करती है, लोन प्रोवाइड करती है, टेक्निकल असिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है फॉर द कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ द मेंबर कंट्रीज। तो ये सारे इसके मेन फंक्शंस है। नेक्स्ट है इन द इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट मार्केट ICD मार्केट व्हाट इज द मैक्सिमम बोरिंग लिमिट फॉर द स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर। ऑप्शन है 150% ऑफ नेट ओन फंड्स, ऑप्शन बी 200% ऑफ नेट ओन फंड्स, ऑप्शन सी 100% ऑफ नेट ओन फंड्स, ऑप्शन डी देयर इज नो लिमिट फॉर प्राइमरी डीलर्स इन ICD। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए 150% ऑफ नेट ओन फंड्स। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट मार्केट में अनसिक्योर्ड बोरोइंग होती है, ये याद रखिएगा, विदाउट एनी कोलेटरल। कॉर्पोरेट्स क्या है, आपस में बोरोइंग लेंडिंग करती है। अब क्योंकि अनसिक्योर्ड होती है तो इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाता है दैट इज ऑल्सो वेरी मच हाई। तो प्राइमरी डीलर जो कि मेनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डील करती है वो भी बोरो कर सकती है ICD मार्केट में, बट उसमें लिमिटेशन है, दे कैन बोरो अप टू 150% ऑफ देयर नेट ओन फंड्स। और साथ में जो इनका मिनिमम टेन्योर होगा ऑफ बोरोइंग दैट शुड बी एटलीस्ट 7 days, कम से कम 7 दिन का मिनिमम बोरोइंग टेन्योर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिलेटेड टू डिफरेंस बिटवीन मर्चेंट बैंक एंड कमर्शियल बैंकिंग। ऑप्शन ए मर्चेंट बैंक्स आर मैनेजमेंट ओरिएंटेड वेयर एज कमर्शियल बैंक्स आर असेट ओरिएंटेड। ऑप्शन बी मर्चेंट बैंकर्स अंडरटेक fee based business whereas commercial banks undertake funding business. Option C, merchant banks primarily assist in raising debt related finance whereas commercial banks primarily deal with equity related finance. Option D, merchant banks are regulated by SEBI whereas commercial banks are governed by RBI regulations. So कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? देखिए, मर्चेंट बैंक्स होते हैं वो हेल्प करते हैं, जैसे कंपनीज को फंड रेज करना है थ्रू IPOs तो पूरा इशू मैनेजमेंट का काम करते हैं ये लोग। ओके, प्रोस्पेक्टस बिल्डअप करना, क्या अंडर राइटिंग का काम करना, कंसल्टेंट एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करना। सो दीज आर मेनली मैनेजमेंट ओरिएंटेड। और कमर्शियल बैंक्स क्या लोन्स वगैरह देते हैं, उससे एसेट्स वगैरह बिल्डअप होती है, सो दीज आर एसेट ओरिएंटेड। अब जो मर्चेंट बैंक डिफरेंट सर्विसेज देते हैं इसके लिए वो लोग फीस चार्ज करते हैं क्लाइंट से, तो दिस इज अ फी बेस्ड बिजनेस।
और कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं दे अंडरटेक फंडिंग बिजनेस, जहाँ पे वो लोन्स प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए मेनली वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। मर्चेंट बैंक्स असिस्ट इन रेजिंग डेट, तो ये गलत है, ये हेल्प करते हैं कि कंपनीज क्या फंड रेज कर सके थ्रू द इशुएंस ऑफ शेयर, सो इक्विटी बेस्ड फाइनेंसिंग के लिए ये लोग हेल्प करते हैं। और कमर्शियल बैंक मेनली डील विद द डेट रिलेटेड फाइनेंस, जहां पर ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं। तो यही आंसर हो गया, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट पता लगाना था। मर्चेंट बैंक्स क्योंकि ये डील कर रहा है इक्विटी मार्केट से, तो इसको रेगुलेट सेबी करती है, और कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई रेगुलेट करती है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द करंट एफडीआई लिमिट परमिटेड अंडर द ऑटोमेटिक रूट फॉर इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज? ऑप्शन है 26%, 49%, 74%, 100%। So इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज के लिए जो एफडीआई लिमिट है दैट हैज बीन रेज्ड फ्रॉम 74% टू 100%। साथ में इसमें ये भी कंडीशन रखी गई है, जो भी फॉरेन कंपनीज है इन्वेस्ट कर रही है इंश्योरेंस सेक्टर में, उनके लिए 100% कर दी गई है, प्रोवाइडेड दे री इन्वेस्ट देयर इंटायर प्रीमियम इन इंडिया। तो वो कंडीशन भी उनके लिए रखी गई है। तो ये 100% इसलिए करिए जिससे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट सपोर्ट मिल सके इंश्योरेंस सेक्टर को, और ज्यादा टेक्नोलॉजी सपोर्ट मिल सके। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मिनिमम होल्डिंग पीरियड फॉर ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्लासिफिकेशन ऑन द सेल ऑफ यूनिट्स ऑफ लिस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट? ऑप्शन है 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, 36 मंथ्स, 48 मंथ्स। सो लिस्टेड इनवीट्स है, उसको अगर आप सेल कर रहे हो, कोई भी लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स है, इनवीट्स है, तो उसमें मिनिमम होल्डिंग पीरियड कितना है? 12 मंथ्स। अगर 12 महीने से पहले बेच दिया या 12 महीने पे बेच दिया तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, अगर आपका सेल प्राइस बड़ा है इन कंपैरिजन टू योर परचेज प्राइस, और उस हिसाब से फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो राइट आंसर इज 12 मंथ्स। Next, an NBFC factor is a non-banking financial company engaged in the primary principal business of factoring. To maintain this status, what percentage of its total asset must be financial assets related to factoring business? तो अगर किसी भी एनबीएफसी को एनबीएफसी फैक्टर कैटेगराइज होना है तो उनका कितना परसेंटेज जो असेट्स है, ओके, वो फैक्टरिंग बिजनेस से होना चाहिए। ऑप्शन है एटलीस्ट 25%, 50%, 75%, 100%। तो राइट आंसर है 50%। तो एटलीस्ट 50% उनको इनकम भी फैक्टरिंग बिजनेस से ही डिराइव होनी चाहिए। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ बिजनेस साइकिल डिमांड एक्सीड्स द सस्टेनेबल आउटपुट लेवल्स एंड लीड्स टू इमर्जेंस ऑफ सेलर्स मार्केट? ऑप्शंस आर बूम, रिकवरी, रिसेशन, डिप्रेशन। सो ये क्या है, बिजनेस साइकिल के फेजेस होते हैं। तो वो कौन सा फेज होता है जहां पर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इन कंपैरिजन टू सप्लाई। जब डिमांड बढ़ जाती है, अब उतना सप्लाई लेवल नहीं है, तो डिमांड सप्लाई लैग आ जाता है, जिसकी वजह से इमर्जेंस होता है सेलर्स मार्केट का, क्योंकि सप्लाई कम है चीज का, तो वो लोग अपने हिसाब से फिर दाम लगाने लगते हैं सामान का, जिसकी वजह से फिर क्या इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगा, बिकॉज डिमांड इज मोर देन द सप्लाई ऑफ गुड्स। तो फिर ऑफकोर्स प्राइस बढ़ने लगेगा, इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगा। ये कौन सा फेज होता है? बूम का फेज होता है। नेक्स्ट है, आईएस कर्व represents good market equilibrium, investment savings, sloping dash as lower interest rate boost the investments and GDP. Options are upwards, downwards, horizontally, vertically. So जैसे अगर आईएस कर्व की बात करें, तो ये जैसे आपका आउटपुट है, ये आपका इंटरेस्ट रेट है। सो आईएस कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है? गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है किसके बीच में? इंटरेस्ट रेट्स एंड इनकम। तो देखिए, लोअर इंटरेस्ट रेट्स होते हैं तो क्या होता है? बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाती है, जिससे इन्वेस्टमेंट बूस्ट होता है, आउटपुट बढ़ता है। वही हाई इंटरेस्ट रेट्स होते हैं तो लोअर इन्वेस्टमेंट होता है, कि बिजनेस कम भाई अब लोन लेना चाहिए अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो आउटपुट भी कम होगा। ओके, उसकी वजह से कर्व का इक्विलिब्रियम क्या होता है? शिफ्ट होता है। Next, the policy holder must have a monetary interest in the property which he has insured.
दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस? ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, ऑप्शन सी प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ऑप्शन डी प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। सो देयर आर फ्यू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस जो आपको पता होने चाहिए, जिस पे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सो दिस स्टेटमेंट की पॉलिसी होल्डर जो है उसका खुद का क्या है, मॉनेटरी पिक्यूनरी इंटरेस्ट होना चाहिए उस प्रॉपर्टी में जिसको वो इंश्योर्ड कर रहा है। ये कौन सा प्रिंसिपल है? दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। मतलब कि हम अपने पड़ोसी की जाकर प्रॉपर्टी को इंश्योर नहीं करवा सकते, हम उसी प्रॉपर्टी को इंश्योर करवाएंगे जिसपे हमारा ओनरशिप हो, जिसपे हमारा मॉनेटरी इंटरेस्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच इकोनॉमी इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट फर्म्स मेक द मेजर डिसीजंस अबाउट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन? ऑप्शंस आर सोशलिस्ट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, कंबाइन इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। सो राइट आंसर है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी को ही हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कह सकते हैं और सोशलिस्ट इकोनॉमी को ही कमांड इकोनॉमी भी कहा जाता है। तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो मार्केट इकोनॉमी वहाँ होती है जो वो होती है जहाँ पे इंडिविजुअल्स है, प्राइवेट फर्म्स है, वो डिसाइड कर सकते हैं कि भाई कितना उनको प्रोड्यूस करना है सामान, कितना कंजम्पशन हो रहा है, उसके हिसाब से क्या प्राइस रखना है, वो प्रॉफिट लॉस उनका उसी हिसाब से डिसाइड होता है। तो फर्म्स वही प्रोड्यूस करती है जिससे उनको हाईएस्ट प्रॉफिट मिलता है। ओके, और कंजम्पशन डिसाइड होता है कि भाई इंडिविजुअल्स के क्या डिसीजन है, कैसे वो स्पेंड करना चाहते हैं अपने पैसे को। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो होती है कमांड इकोनॉमी जहां पे गवर्नमेंट सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है रिगार्डिंग प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और मिक्स्ड इकोनॉमी जो इंडिया की इकोनॉमी, एक बार ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर मई में कि इंडिया की कौन सी इकोनॉमी है। सो मिक्स्ड इकोनॉमी है जहां पे ऑफ कोर्स प्राइवेट फर्म्स को तो लिबर्टी है ही कि वो कुछ भी प्रोड्यूस कर सकती है, ओके प्रोडक्शन कर सकती है गुड्स का, ऑफ कोर्स वो लीगल होना चाहिए। बट गवर्नमेंट भी क्या इंटरवेंशन करती है, ऐसा नहीं कि मोनोपोली हो जाए और कुछ भी प्राइसेस चार्ज किया जाए। सो गवर्नमेंट भी मार्केट फंक्शनिंग पे कंट्रोल रखती है और प्राइवेट फर्म्स है, कंज्यूमर्स है, उनको भी क्या है लिबर्टी रहती है टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन डैश। ऑप्शन है कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। सो जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो किस पे एप्लीकेबल नहीं है इनमें से? ये क्वेश्चन आया था, ऑप्शन सी पैक्स इज द राइट आंसर। ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज पर क्या हो एप्लीकेबल नहीं है। साथ में दिस इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल ऑन कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक्स। बाकी जो भी डोमेस्टिक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है, पेमेंट बैंक्स है, रीजनल रूरल बैंक्स है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, सभी पे आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या है एप्लीकेबल है। सो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा आज का सेशन ओवर होता है और हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टोटल 40 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए अपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। अगर आपको पसंद आए हो जरूर से सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशंस। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए एंड फॉर ऑल द जीआईबी रिलेटेड अपडेट्स डू जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। आई हैव शेयर्ड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।